दोस्तों नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से भारत में यूरोपियन से कंट्री का आगमन होता है, ठीक है, किस प्रकार से वे भारत में अपने व्यापारिक संबंध को स्थापित करते हैं। ओके दोस्तों, और उसके बाद हम लोगों ने भारत में पुर्तगालियों के आगमन को देखा था, तत्पश्चात डचों के आगमन को देखा था, और उसके बाद हम लोग अंग्रेजों के भारत आगमन में देखने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो उस क्रम में हम लोगों ने यह देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आते हैं और व्यापारिक संबंध को कायम करने की कोशिश करते हैं, और किस प्रकार से मुगल शासक को मोटिवेट करके अपने हित में निर्णय यानी डिसीजन दिलवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 1623 ईस्वी आते आते अंग्रेजों द्वारा किन किन क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर लिए गए थे और कहां कहां उनके द्वारा व्यापारिक कार्य किए जा रहे थे। इन सभी विषयों के तथ्यों को हम लोगों ने देखा था। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भारत में अंग्रेजों की बढ़ती हुई गतिविधियां। ठीक है दोस्तों, अर्थात अब हम लोग देखेंगे कि 1623 ईस्वी के बाद अंग्रेज किन किन नीति को फॉलो करते हैं और किस तरह वे भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी शासन स्थापित करने का प्रयास करते हैं और वहां से वे अपने व्यापारिक कार्य को करने का, ठीक है, प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग वीडियो में ये टॉपिक तो देखेंगे ही। फिलहाल मेरा आप सभी से एक विनती है कि आप सभी में से जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके इस करियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे आप सभी लाभान्वित हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने सब कुछ आप लोगों को इसके संबंध में पिछले वीडियो में बता दिया है कि किस प्रकार से अंग्रेजों का भारत में आगमन। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करवाने में सबसे जो प्रमुख, ठीक है, जो सबसे प्रमुख व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था वह कौन था? वह कैप्टन हकीम था। और उसके द्वारा भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच व्यापारिक संबंध कायम करवाने की कोशिश की जाती है, और वह सफल भी होता है 1613 ईस्वी में, जब जहांगीर के द्वारा भारत में अंग्रेजों को एक अपना अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। उसके बाद जेम्स प्रथम के ही प्रतिनिधि के रूप में सर थॉमस रो भारत आता है, जो कि अजमेर मांडू आदि प्रदेशों में रहते हुए यहाँ से वापस चला जाता है, और वह भी व्यापारिक संबंध को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1623 ईस्वी आते आते भारत के सूरत, भरूच, अहमदाबाद, अजमेर, आगरा और मसूलीपट्टनम जैसे क्षेत्रों पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज यहाँ पे इससे भी संतुष्ट नहीं थे, वे किसी बड़े खजाने की तलाश में, अर्थात वे चाहते थे कि किसी ऐसे प्रदेश पे हमारा अधिकार हो जहाँ पे सोने चांदी आदि के खदान हो, ठीक है, जहाँ हीरे के खदान हो, ठीक है, यानी बड़े बड़े आर्थिक महत्व वाले क्षेत्रों पे अपने अधिकार के तलाश में। उस समय जो सबसे बड़ा कर राजस्व वसूली वाला क्षेत्र हुआ करता था बंगाल, वह भी अंग्रेजों की निगाहों के सामने ही था। ठीक, अर्थात अंग्रेज किसी भी तरह करके अब उन सारे महत्व वाले क्षेत्रों पे अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ 1623 ईस्वी की गतिविधियों पे नजर डालते हैं, यानी 1623 ईस्वी तक हम लोगों ने देख लिया था। और दोस्तों यदि यहाँ तक के इतिहास को आप लोग भली भांति समझना चाहते हैं तो आप लोग पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या आप लोग करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म पे जाकर के और वहां पे आप लोग इसके पहले वाले वीडियोज को देख सकते हैं। ओके, और दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे देना चाहूंगा कि आप सभी में से जितने भी बच्चे किसी न किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्स आने वाले समय में है, जैसा कि आरआरबी ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि वे दिसंबर में एग्जाम ले लेगा। ठीक है, तो यदि आप लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए यह करियर पॉइंट जो प्लेटफॉर्म है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसका जो गूगल साइट है careerpoint.com, ठीक है, उस पर आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित डेली क्विजेज अपलोड किए जाते हैं, और आप लोगों को इन सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक है उससे संबंधित पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे डेली करंट अफेयर्स के भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी इन सारे महत्वपूर्ण फ्री वीडियो से लाभान्वित हो, यही हम सभी का उद्देश्य है, और आप सभी हमारे उद्देश्य में सहभागी बने। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए पुनः मैं यहाँ से मार्ग भटक गया।
और यहाँ पे हम लोग समय की बर्बादी किए बिना ही अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि 1639 ईस्वी में, ठीक है, 1639 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसी को संक्षिप्त रूप में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है BEIC, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसका गवर्नर रहता है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे, ध्यान दीजिएगा, यह जो फ्रांसिस डे था, यह 1639 ईस्वी में क्या करता है कि चंद्रगिरी के राजा, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से जो भारत का पूर्वी तट है, ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग मैप देखे होंगे या देख रहे होंगे तो उसमें पाएंगे कि जो भारत का पूर्वी तट का इलाका है, ठीक है, उस पे चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे कुछ जमीन पट्टे पे लेता है। क्या करता है, 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तत्कालीन जो गवर्नर रहता है फ्रांसिस डे, वह चंद्रगिरी के राजा से भारत के पूर्वी तट पे कुछ जमीन पट्टे पे हासिल करता है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही वह जमीन इसे पट्टे पे मिल जाती है, अब उसका विकास करना शुरू करता है। अब उसका यह उद्देश्य था कि मसूलीपट्टनम के अलावा भारत के पूर्वी तट पे हमारे जो फैक्ट्री है उनका विस्तार होना चाहिए, हमारे लिए मतलब बहुत सारे निवास स्थान होना चाहिए इन क्षेत्रों पे, ताकि हम लोग व्यापार के लिए कोई ज्यादा परेशानियां ना हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे 1639 ईस्वी में यह चंद्रगिरी के राजा से कुछ जमीनें पट्टे पे ले लेता है, तो 1640 ईस्वी में ही ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि 1640 ईस्वी में ही भारत के पूर्वी तट पे उन्हीं जमीनों पे मद्रास की स्थापना की जाती है। अर्थात फ्रांसिस डे के ही द्वारा 1640 ईस्वी में मद्रास नामक शहर की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों मद्रास जो था यह धीरे धीरे विकसित होने लगता है और यहीं पे आगे चल करके सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की जाती है। सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की जाती है। दोस्तों यह जो सेंट फोर्ट जॉर्ज था, इसी के समीप में एक और किला हुआ करता था जिसका नाम था सेंट फोर्ट डेविड। सेंट फोर्ट डेविड, ठीक है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेंट फोर्ट डेविड था यह कहां या किस शहर में स्थित था, ठीक है दोस्तों। तो वह जो था कहां पर स्थित था, मद्रास में, क्योंकि जो मद्रास में आगे चल करके सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की गई थी, ठीक है, उसी के समीप में कौन हुआ करता था, सेंट फोर्ट डेविड, ठीक है दोस्तों। यह तो रही मद्रास की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1661 ईस्वी में क्या होता है कि जो ब्रिटिश राजकुमार उस समय के रहते हैं चार्ल्स द्वितीय, ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूं, 1661 ईस्वी में जो ब्रिटिश राजकुमार रहते हैं चार्ल्स द्वितीय, उनका जो शादी है वह पुर्तगाल की, ठीक है, वह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ संपन्न होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार, ब्रिटिश प्रिंस और पुर्तगाली प्रिंसेस यानी पुर्तगाली राजकुमारी, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रिंस हुआ करते थे उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय। और जो पुर्तगाली राजकुमारी हुआ करती थी उसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। क्या था, कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है। इन दोनों की शादी होती है। और जो दहेज प्रथा है, ठीक है, जो दहेज नामक आजकल कुप्रथा प्रचलित है, यह आज ही के दिन नहीं है, यह बहुत पहले से प्रचलित है और यह बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है। यह जो कुप्रथा है दहेज नामक, ठीक है, यह बहुत पहले से ही चलती आ रही है। तो उसी दहेज प्रथा के कौन शिकार हुए, ये पुर्तगाली। यहां पे जैसे ही ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ संपन्न होती है, तो यहाँ पे जो पुर्तगाल के शासक हुआ करते थे उनके द्वारा जो भारत में बंबई नामक क्षेत्र पे अधिकार किए गए थे, अब उसे किसे सौंप दी जाती है,
ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को। यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक लाइन में रिपीट करता हूं फिर से इस बात को। जैसे ही 1661 ईस्वी में ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ होती है, तो वहां पुर्तगालियों के द्वारा ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को बंबई नामक जो स्थान था भारत में, ठीक है, जो बंबई जिसपे पुर्तगालियों का आधिपत्य हुआ करता था, उस बंबई नामक क्षेत्र को ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप सौंप दिया जाता है। अब जब बंबई नामक क्षेत्र यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय को मिलता है तो इसका महत्व वह समझ नहीं पाता है। शुरुआत में वह समझता है कि किसी मतलब दूसरे देश में स्थित एक कोई बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको मतलब मैं अपने अधीन लेकर के करूंगा क्या। तो यहाँ पे वह इस महत्व को समझता नहीं है। और उस समय यह 1668 ईस्वी में क्या करता है, पहले तो यह कुछ दिनों तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिनों बाद इसे महसूस हुआ कि वह जो मेरा क्षेत्र पड़ा हुआ है बंबई में, उसका क्यों ना मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर दूं, ठीक है, ताकि मेरा मतलब कुछ 2-3 मिनट का ही खर्च क्यों ना चल जाए। तो वह करता क्या है कि 1668 ईस्वी में इसे मतलब एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र ही समझते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पे सौंप देता है। दोस्तों यहाँ पे यह बहुत ही कम भाड़ा था, किसके लिए, बंबई के लिए, क्योंकि यहाँ पे बंबई के मूल्य को यह समझ नहीं पाता है चार्ल्स द्वितीय, और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड वार्षिक सालाने यानी वार्षिक किराए पर किसे सौंप देता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यह बहुत ही नामात्र का मूल्य था, बहुत ही नामात्र का किराया था, किसके लिए, बंबई के लिए। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि 1669 ईस्वी से लेकर के 1677 ईस्वी के बीच, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1669 ईस्वी से लेकर के 1677 ईस्वी के बीच जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर हुआ करता था उसका नाम था गैरोल्ड अंगियार। ठीक है दोस्तों, क्या नाम हुआ करता था, गैरोल्ड अंगियार। फिर से रिपीट करता हूं इसको क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 1669 ईस्वी से लेकर के 1677 ईस्वी के बीच जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके गवर्नर कौन थे। तो यहां से मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि जो 1669 ईस्वी से लेकर के 1677 ईस्वी के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था उसका नाम था गैरोल्ड अंगियार। और इसी गैरोल्ड अंगियार के द्वारा इस जो बंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पे लिया था वहां पे एक शहर विकसित करना आरंभ कर दिया जाता है। और अंततोगत्वा इसी गैरोल्ड अंगियार के प्रयास से वह बंबई आधुनिक बंबई शहर के रूप में तब्दील हो जाता है। और जैसे ही बंबई नामक जो शहर था वह शहर का रूप धारण किया, अब जो ब्रिटिशर्स के अलावा अन्य जो यूरोपीय कंट्रीज थे यहाँ पे भारत में, अब उनका भी बंबई के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। और यहाँ के जो मुगल बादशाह थे जिन्होंने अभी तक बंबई के महत्व को समझ नहीं पाया था, अब वे मन ही मन क्या होने लगे, पछताने लगे। सबसे तो ज्यादा पछतावा किसको होने लगा था, पुर्तगालियों को, क्योंकि उन्होंने दहेज स्वरूप एक बहुत ही बहुमूल्य हीरे को, बहुत ही बहुमूल्य स्थान को खो दिया था। अब यहां से देखिए, यहां से ब्रिटिशर्स की उन्नति की शुरुआत होती है। यहाँ पे होता क्या है कि पहले जो ये भारत में व्यापार करते थे तो जो इनके व्यापार का, ये देखिए यहाँ पे भारत का काल्पनिक नक्शा बना दे रहा हूं, ठीक है, यह जो भारत था, ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा जो भारत के पश्चिमी तट पे, ठीक है, व्यापार किया जाता था, इसका प्रमुख केंद्र सूरत हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा कि 1613 ईस्वी में सर्वप्रथम सूरत में ही अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। और उसी समय से लेकर के अब तक यानी 1687 ईस्वी तक अंग्रेजों के पश्चिमी तट पर व्यापार का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था, कौन हुआ करता था, तो सूरत हुआ करता था। परंतु 1687 ईस्वी में यह स्थिति परिवर्तित हो जाती है और जो गैरोल्ड अंगियार के द्वारा जो क्षेत्र विकसित किया गया होता है बंबई, ठीक है, अब 1687 ईस्वी में बंबई को ही अंग्रेजों के पश्चिमी भारतीय तट पर व्यापार का प्रमुख केंद्र घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अर्थात अब वही प्रमुख केंद्र सूरत स्थानांतरित हो जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है, किसके द्वारा,
तो बंबई के द्वारा। कब? तो 1687 ईस्वी में। दोस्तों इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग इसके महत्व को तभी समझ पाइएगा जब आप लोग किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन को देखिएगा, या यदि इनमें से जितने भी आप सभी बच्चे हैं, इनमें से जितने भी बच्चे किसी न किसी एग्जाम्स को अटेंड किए हुए हैं और यदि आप लोग हिस्ट्री से संबंधित कोई एग्जाम दिए हुए हैं तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के महत्व को अवश्य समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहां तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मद्रास का विकास हुआ इस भारत में और किस प्रकार से आधुनिक बंबई शहर की नींव रखी गई गैरोल्ड अंगियार के द्वारा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे होता क्या है कि 1690 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार हुआ करता था इब्राहिम खां, ठीक है दोस्तों। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो भी तथ्य दिखाया जा रहा है यहां पे वह सभी बेहद ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। बंगाल का सूबेदार कौन हुआ करते थे? इब्राहिम खां। तो दोस्तों यहां पे किया जाता है कि 1690 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार इब्राहिम खां द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में आमंत्रित किया जाता है। देखिए दोस्तों यहां पे आप है सो मुझे मार, इसी खिस्से को दोहराया गया किसके द्वारा? बंगाल के सूबेदार इब्राहिम खां के द्वारा। क्योंकि दोस्तों ये इस बात को समझने में थोड़ी सी भी मतलब समझदारी नहीं की कि जो ब्रिटिश वासी, ठीक है, जो यूरोपीय कंट्री पूरे भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं कंपनियों को हम इस बंगाल क्षेत्र में आमंत्रित कर रहे हैं, यह हमारे लिए बेहद ही खतरनाक साबित होगा। क्योंकि दोस्तों यहां तक बंगाल का सूबेदार इब्राहिम का प्रत्यक्ष रूप से देख चुका था कि किस प्रकार से यूरोपीय कंट्री पुर्तगाल के द्वारा इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली गई थी। यह इब्राहिम खां के लिए एक सबक थी, परंतु इब्राहिम खां ने इसे समझने की कोशिश नहीं किया और आप है मुझे मार जैसे खिस्से को दोहराने का प्रयास किया। और यही कारण है कि वह 1690 ईस्वी में बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आमंत्रित करता है। और उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे उनका नाम था जब चार्नॉक। क्या नाम था? जब चार्नॉक। और इसी का फायदा उठाते हुए जब चार्नॉक ने 1690 ईस्वी में ही बंगाल के सुल्तानती नामक स्थान पर, बंगाल के सुल्तानती नामक स्थान पे एक फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। यह जो फैक्ट्री थी बहुत ही छोटी थी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि 1690 ईस्वी में जब चार्नॉक के द्वारा सुल्तानती में एक फैक्ट्री की स्थापना तो की जाती है, परंतु उन्हें उस समय फैक्ट्री की किलाबंदी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। परंतु वह धीरे धीरे बंगाल का सूबेदार इब्राहिम खां को प्रसन्न करता है और अंततोगत्वा 1696 ईस्वी में उसे सुल्तानती की किलाबंदी करने के भी अधिकार प्राप्त हो गया। 1696 ईस्वी में किलाबंदी का भी अधिकार प्राप्त हो गया। कहाँ गए? सुल्तानती की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आगे यह जो जब चार्नॉक है यह बंगाल के महत्व को धीरे धीरे समझने लगा। यह जब सुल्तानती में फैक्ट्री स्थापित किए हुआ था तो उस समय इसको काफी ही अधिक मात्रा में लाभ हो रहे थे। यह अब जान चुका था कि यदि हमें पूरे भारत में सत्ता कायम करनी है तो सबसे पहले हमें कहाँ सत्ता कायम करना होगा? बंगाल में, क्योंकि जो बंगाल का आर्थिक महत्व है वह भारत के अन्य क्षेत्रों से काफी अधिक है। यदि भारत पे सत्ता कब्जा कर लिया जाए, यानी भारत में यदि सिर्फ बंगाल के सत्ता पे अधिकार कर लिया जाए तो हम वहां के धन से, वहां के धन दौलत से पूरे भारत साम्राज्य को चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी महत्व को कौन समझता है? जब चार्नॉक। और यही कारण है कि वह अब धीरे धीरे मुगल शासकों को, या जो मुगल राजकुमार हुआ करते थे या जो मुगल सूबेदार हुआ करते थे, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करता है और उनके द्वारा कलकत्ता में और अधिक क्षेत्रों की मांग करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 1698 ईस्वी में जब चार्नॉक ने मुगल जो उस समय के वंशज हुआ करते थे औरंगजेब के पोता, जिनका नाम अजीम उस शान हुआ करता था। ठीक है, अजीम उस शान ने हमारे बिहार पे पटना में शासन किया है। यही कारण है कि पटना का दूसरा नाम, ठीक है, पटना का बहुत सारे नाम है, ठीक है, जिनमें से एक नाम अजीमाबाद भी आता है। ठीक, तो उस समय जो औरंगजेब का पोता था अजीम उस शान, जो कि इस बिहार में अपनी सत्ता कायम किए हुए था, उसको खुश करता है कौन? उसको खुशामद करता है कौन? जब चार्नॉक। और यही कारण है कि 1698 ईस्वी में अजीम उस शान के ही आदेश पर जो बंगाल का सूबेदार रहता है कौन? इब्राहिम खां, उसके द्वारा 1200 रुपए के मूल्य पर, ठीक है, 1200 रुपए के भुगतान पर ही जब चार्नॉक को 3 गांव, ठीक है, उस समय के ये जो गांव थे बहुत बड़े क्षेत्र हुआ करते थे, तो 3 गांव सुल्तानती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, 3 गांव की जो जमींदारी है किसको प्रदान कर दी जाती है? तो जब चार्नॉक को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी।
बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1698 ईस्वी में जब चारनोक, ठीक है दोस्तों, घबराइएगा मत, मैं फिर से रिपीट करूंगा इस पॉइंट को। गोविंदपुर, ठीक है, और सुत्ता नदी जो है उस पर पहले से अधिकार हुआ ही करता था, उसको भी पूर्ण रूप से दे दिया गया, सुत्ता नदी। और कालीकत्ता, कालीकत्ता, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। जैसे ही जब चारनोक अजीम उस शान को खुशामद करने की कोशिश में सफल होता है, तो अजीम उस शान के ही आदेश पर 1698 ईस्वी में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार इब्राहिम खां के द्वारा मात्र 1200 रुपए के भुगतान पे 3 गांव, ठीक है, बंगाल के 3 गांव गोविंदपुर, सुता नदी और कालीकत्ता को किसे सौंप दिया जाता है? जब चारनोक को सौंप दिया जाता है। और यह जब चारनोक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और जब चारनोक ने उसी समय से यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर की स्थापना करने का प्रयास किया और इसी क्रम में उसने 1698 ईस्वी में आधुनिक कलकत्ता शहर की नींव डाली। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैंने? 1698 ईस्वी में जब चारनोक के ही प्रयास से आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। आधुनिक कलकत्ता शहर, ठीक है दोस्तों, यह बहुत बार, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुका है यह क्वेश्चन कि कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो उसका राइट आंसर होगा जब चारनोक के द्वारा। या कलकत्ता की स्थापना कब की गई, तो वह 1698 ईस्वी में जब चारनोक के द्वारा की गई। और यह भी आता है कि जब चारनोक को गोविंदपुर, सुता नदी और कालीकत्ता की जमींदारी किस बंगाल सूबेदार के द्वारा सौंपी गई थी, तो उसका आंसर क्या होगा, तो इब्राहिम खां। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इब्राहिम खां ने किस मुगल शासक के आदेश पे, ठीक है, इब्राहिम खां ने किस मुगल शासक के आदेश पे अंग्रेजों को गोविंदपुर, सुता नदी और कालीकत्ता की जमींदारी सौंपी थी, तो वह होगा अजीम उस शान, जो कि पटना पे भी शासन कर चुका है। और इसी अजीम उस शान के ही नाम पे पटना का अन्य नाम क्या रखा गया है? अजीमाबाद। ठीक है दोस्तों, आजकल अजीमाबाद एक्सप्रेस नाम की एक गाड़ी भी चलती है, वह उसी के नाम पे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सभी ध्यान रखिएगा। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे करके अंग्रेजों द्वारा भारत को चारों तरफ से बांधने की कोशिश किया गया। और इस क्रम में पश्चिमी तट पे सूरत, ठीक है, इसके अलावा पूर्वी तट पे मसूलीपट्टनम, ठीक है, और उसके पश्चात मद्रास, ठीक है, और उसके पश्चात बंगाल पे अधिकार करने की कोशिश किया गया। यह देखिए, यह अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते जा रहा था, क्योंकि यह चारों तरफ से भारत को घेर लिए थे। अब वे किसी भी तरह करके, ठीक है, अब यहाँ जो सत्ता हुआ करती थी मुगलों की, अब उसको चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। इस क्रम में वे सबसे पहले छोटे छोटे जो स्थानीय शासक होते थे, जिनको सूबेदार कहा जाता था, ठीक है, जो प्रांतीय शासक थे, उनको चुनौती देने का प्रयास किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि यहाँ से हमें मुगल सत्ता को विस्थापित करना है, तो उसके शाखाओं को सबसे पहले काटना होगा, उसके जो शाखाएं हैं उसको विस्थापित करना होगा, तब हमें इसके जड़ पे अटैक करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस कदर अंग्रेजों के द्वारा धीरे धीरे करके भारत के संपूर्ण क्षेत्र पे अधिकार करने का कोशिश किया जाता है। और उस क्रम में उनके द्वारा किस प्रकार से मद्रास, ठीक है, मद्रास और कलकत्ता की स्थापना करने की कोशिश की जाती है, और किस प्रकार से वे आधुनिक बम्बई शहर की नींव रखते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोगों ने देखा। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वे यहाँ के स्थानीय शासकों को चुनौती देते हैं, और इस क्रम में उन्हें किन किन युद्धों में भारतीय शासकों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मैं आप लोगों से यहीं पे विदा लेता हूँ। धन्यवाद आप सभी को।